तो यूवी अनरैपिंग की लास्ट किस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले जो हमने बेसिक चीज़ें देखी थी और बहुत सारे प्रैक्टिस करी थी अनरैपिंग की, ठीक है। तो अब हम टिपिकली बात करेंगे कि माया में उन सब के लिए हमारे पास कैसे काम करने के तरीके होते हैं, और बहुत सारे बेसिक चीज़ें जो आप बार बार यूज़ करेंगे उसकी बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि यूवी टूल किट जो है वो हमारे लिए कहाँ मिलेगा, कैसे काम करेगा और उससे आपके काम कैसे आसान होंगे, ठीक है। तब तक हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी, अब हम प्रॉपर माया में चेक करेंगे इस पार्ट को। तो नाउ सबसे पहली चीज़, तो जब माया खुलेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस। आपको यूवी टूल किट के ऑप्शन पैनल में जाना है और उसका एक नया स्क्रीन खोलना है। तो वर्क स्पेस पर आ जाइए आप सीधा यहाँ से, ठीक है। वर्क स्पेस पर आके आप यूवी एडिटिंग पे आ जाइए और आपके लिए एक प्रॉपर 2 हाफ बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, एक तरफ आपको मिलेगा यूवी टूल किट, देखिए यहाँ पर टूल किट, यहाँ पर इसके मेन्यू पैनल्स हैं, यहाँ पर इसके कुछ आइकन्स हैं, ठीक है। और जो भी मेन्यू पैनल्स के अंदर बने हुए हैं वो ऑलमोस्ट हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें हम ज़्यादातर टूल किट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम इसको पूरी तरीके से देंगे ताकि आपके लिए समझने में आसान हो जाए और काम करने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। 2018 से पहले ये टूल किट था नहीं, तो हम सब कुछ यहाँ से मैनुअली करते थे। तो अब ये टूल किट आ गया है, तो क्यों ना हम इस टूल किट का इस्तेमाल करके चीज़ों को आपके लिए आसान बनाएं। तो अपने लिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहले चलते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई नर्व, पॉली और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक मॉडल से स्टार्ट करते हैं। मॉडल का मतलब हमें बने बनाए मॉडल्स भी माया में इनबिल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। विंडो में जाइए आप, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जनरल एडिटर में जाके कंटेंट, आपको कंटेंट ब्राउज़र खोजना है बस, ठीक है। पूरे सिस्टम में कंटेंट ब्राउज़र आपको जहाँ मिले आपको कंटेंट ब्राउज़र खोजना है। तो देखिए बहुत पुराने पार्ट में ये जनरल एडिटर में हुआ करता था कंटेंट ब्राउज़र, अभी इसे बाहर निकाल के यहाँ कर दिया गया है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 23 इस्तेमाल कर रहा हूँ, 23 में बाहर है। इससे पहले कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे पुराने वर्जन तो उसको जनरल एडिटर में आप खोज सकते हैं। वहाँ भी नाम मिले तो बस आपको ढूंढना है कंटेंट ब्राउज़र, ठीक है। कंटेंट ब्राउज़र क्लिक कीजिए। कंटेंट ब्राउज़र में यहाँ पर बाईपैड नाम से देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाईपैड में आपको मिल जाएंगे कुछ ह्यूमन मॉडल्स, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल मिल जाएंगे यहाँ पे मुझे, तो मेरी मर्जी है और हम इसमें से कोई भी इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक कंटेंट इस्तेमाल कर लिया। अब इसका इस्तेमाल करना कैसे है, कुछ नहीं करना है, हमने क्लिक करके ड्रैग करके और ड्रॉप करना है अपने सिस्टम के ऊपर। सिंपल, बंद कर दीजिए इसे, देखिए, ठीक है। ये मिल गया हमारे को। नाउ अब इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली खुल गया यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके जो अब तक हम मॉडलिंग करते आए हैं और मॉडलिंग में अनरैपिंग करी है हमने, तो मैं अनरैपिंग नहीं करूँगा, ठीक है। मैं बस आपको इस कंटेंट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अनरैपिंग हम बहुत सारी तरीके की चीज़ें कर चुके हैं। आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम यहाँ पर अनरैपिंग की क्लास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम टूल किट में क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही है उसी क्लास में है हम इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये खुल गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी ओपन था मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास, तो बस इसको मैं जोड़ लेता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ चलते हैं, हल्का सा गलत कट लग गया इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी खुला है, तो मैं बस इसे एक बार ठीक करूँगा, इसको स्यू कर दूंगा या शो कर दूंगा, मतलब कि इसको सिल दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ तक ठीक है, ठीक है। यहाँ दिख गया आपको, इसको हम शो कर देंगे, ठीक। और इस शेल को पकड़ के
अनफोल्ड कर लेंगे बस। नाउ अब ये सिस्टम देखिए उससे बाहर चला गया, इसको लेआउट कर देंगे। तो सिर्फ इसको लेआउट नहीं करेंगे, एक्चुअली हम सबको पकड़ के और लेआउट कर देते हैं। ये देखिए, तो ना कुछ इस तरीके का वर्जन हमें दिख गया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना हूँ। नाउ अब एक एक करके बात करते हैं क्या है हिसाब किताब इन सब चीज़ों का। तो मैंने बताया ये मेन्यू पैनल्स हैं, इनमें भी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे भी है। तो मैं इनको ना डिस्कस करते हुए इन सबको डिस्कस करूँगा और साथ में इसे डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी सबसे पहला पार्ट। इसको बोलते हैं वायर फ्रेम मोड। देखिए जिसको भी मैं क्लिक करूँगा उसके साथ अब जो ये पॉपअप मेन्यू खुलता है, ठीक है, होवर करने पे, तो यहाँ आपको लिखा है 4 शॉर्ट कमांड है वायर फ्रेम मोड की। तो वायर फ्रेम मोड है, आपको सब कुछ वायर फ्रेम मोड में दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वाला क्या है, शेडेड मोड। इसका शॉर्ट कमांड है 5। अगर मैं इसको होवर रखता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा 5 शॉर्ट कमांड है इसका, ठीक है। तो शॉर्ट कमांड 5 है, ये 4 है। 4 और 5 हम नॉर्मल मॉडलिंग में भी इस्तेमाल करते थे, जो कि शेडेड मोड और वायर फ्रेम मोड में नजर आया था। अब शेडेड मोड वायर फ्रेम मोड में क्या होता है, देखो यहाँ पर नीले कलर का ये पार्ट दिखने लगता है। इससे फ़ायदा क्या नुकसान क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर नीचे ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो ये देखिए, देख रहे हैं इसका रंग। तो ये इसके काम आता है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत डार्कर दिखे तो बस आप उसको ओवरलैपिंग को हटा लें। मैंने बात भी की थी कि ओवरलैपिंग सही नहीं मानी जाती है। अलग अलग कंडीशनों में ओवरलैपिंग करते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादातर जो है ये ओवरलैपिंग सही नहीं मानी जाती है अनरैपिंग के दौरान। तो इसी से बचने के लिए हम इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं शेडेड मोड। उसके बाद क्या हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास यूवी डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन, इसका भी शॉर्ट कमांड 7 है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें 3 तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाइट कलर जो है वो सबसे सही माना जाता है, सबसे सुथरा, सबसे सेफेस्ट पार्ट है वाइट कलर मोड। क्योंकि वाइट कलर का मोड का मतलब है कि इसमें स्ट्रेचनेस कम है, ठीक है, और ये बेसिकली सबसे फिटेड माल है, सबसे फिटेड आइटम है। सबसे खतरनाक माना जाता है रेड। जहाँ आपको रेड पार्ट दिखेंगे, रेड पार्ट का मतलब है कि इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेचनेस ज़्यादा है। और फिर है ब्लू, जो इन दोनों के बीच का पार्ट है। ये बहुत ख़राब भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन वाइट सबसे बेहतर। तो हमें ये ठीक करने पड़ते हैं, जैसे भी आप ठीक करें, जैसे भी हमने पिछला सीखा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जैसे आप ये सब ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि डिस्टॉर्शन कम हो गई। तो चीज़ों को आपको ठीक करते करते इन चीज़ों का ध्यान रखना बस, कि डिस्टॉर्शन ना हो। और डिस्टॉर्शन अगर चेक करनी है तो फिर आपको इस बटन का इस्तेमाल करना है, ताकि आप देख सकें और पता लगा सकें कि डिस्टॉर्शन कहाँ है, कितनी है, और फिर आपको उसके हिसाब से सेटलमेंट करनी चीज़ों की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 7। ना इसके बाद आपके पास है टेक्सचर बॉर्डर। टेक्सचर बॉर्डर क्या होता है, देखिए जब भी मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करता हूँ तो हमको क्या मिलता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे पास एक वो होता है जब हम यूवी शेल या एजेस सेलेक्ट करते हैं। देखिए वाइट कलर का एज दिख रही है आपको, जिससे हमें ये समझ आता है कि हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग या कटिंग करी हुई है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ऑफ हो जाए तो अब हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ बॉर्डर लगा रहे हैं, या जो भी हमने लगाया भी होगा तो हमें दिखेगा नहीं साफ साफ, है ना। तो थोड़ा मुश्किल होगा चीज़ें ढूंढने में। तो यहाँ पर उसी चीज़ को अगर हम ऑन कर दें तो ये बॉर्डर हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, और फिर हमको आसानी होती है कि भाई हमने जो कट्स लगाए हैं, स्प्लिट्स किए हैं चीज़ें, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कीजिए, ताकि आप सही तरीके से देख सकें कि आपने कटिंग कहाँ से करी हुई है। ये बॉर्डर्स आपको बता देते हैं ना। उसके बाद शेल बॉर्डर। शेल बॉर्डर का मतलब क्या होता है, अब देखिए शेल बॉर्डर ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा। राइट क्लिक करके यूवी सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद इस्तेमाल करूँगा, तो देखिए शेल बॉर्डर ऑन, शेल बॉर्डर ऑफ। अब ये देखिएगा कि इसके बॉर्डर्स को अलग अलग कलर दिखा रहा है। अब मैं इसके अंदर चीज़ें सेलेक्ट करूँ, ये किस काम आता है, तो अब देखिए जिस कलर, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये रेड दिख रहा है आपको, मैं अगर ये रेड सेलेक्ट करूँ तो देखिए क्या होता है, ये बताता है कि ये रेड यहाँ को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर आपको इनको वापस सिलना है
तो आपको यहाँ इस जगह पे आना पड़ेगा। यहाँ देखिए कि अगर मैं ये येलो वाला पार्ट, तो ये येलो पार्ट को आपको दिख रहा है वो यहाँ और यहाँ को बिलोंग करता है, ठीक है। ये पिंक पार्ट कहाँ बिलोंग करता है, ये देखिए पिंक पार्ट कहाँ बिलोंग करता है, ये यहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स आपको शो करते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है, कौन सी चीज़ कहाँ को बिलोंग करती है, और अगर आप सही में उनको उनके पास ले जाना चाहते हैं या सिलना चाहते हैं तो आपको आसानी होती है ये सब देख के। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बहुत सर नहीं खपाना पड़ता है, बस ये आप क्लिक करेंगे आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये डिफरेंट कलर्स जो हैं इसी चीज़ की निशानी है कि आप कैसे किस चीज़ को कहाँ रखते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं शेल बॉर्डर। ऑफ करते हैं इसको हम, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, नॉर्मल। ग्रिड में क्या है, ग्रिड का शो और हाइड वाला पार्ट है। तो शो और हाइड का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये ग्रिड हाइड नहीं करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्यों कुछ भी क्यों हो जाए, क्यों नहीं हाइड करनी चाहिए, इसका एक सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि अगर आपने ये गलती से हाइड कर दी तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि इसे सही में रखना कहाँ है, ठीक है। और सही में रखना कहाँ का मतलब है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही एक चीज़ की बात करी थी, और वो क्या थी बात, वो बात ये थी कि ये 1:1 का एक रेशियो परफॉर्म करता है, स्क्वायरिश। आपको सब कुछ इसी के अंदर रखना है, तभी आप सही मात्रा में टेक्सटाइल डेंसिटी को देख सकेंगे, चेक कर सकेंगे, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो समझ में आएंगे कि हाँ भाई इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये ज़रूरी है कि इस ग्रिड को ऑफ ना करें, नहीं तो हम समझ में नहीं आएगा, हम खो जाएंगे। तो इस ग्रिड को ऑन कीजिए और 1:2 ये 0 से लेके 1 और ये वाला स्क्वायर ये आपका काम करेगा, ये देखिए। तो हमेशा आपको सारी चीज़ें जो है लेआउटिंग में इसी के अंदर रखनी है, बाहर नहीं ले जानी है, ठीक है। याद रखिएगा, इसे बाहर चली जाएगी तो दिक्कत है, तो ये याद रखिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके पास। इन सब चीज़ों के लिए हमें यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ना नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपकी हॉच पॉच बहुत सारा हो रहा है, आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे काम करना है। मान लीजिए कि मुझे फेस पे काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मेरे को बाकी सब चीज़ें दिखेंगी नहीं, सिर्फ यही दिखेगा, जो भी मुझे यहाँ पर काम करना है मैं कर लूँगा। इसको क्लिक करूँगा, देखिए, ठीक है। Ctrl+1 इसका शॉर्ट कमांड है। अगर मैं Ctrl+1 करता हूँ तो ये वापस आ जाता है, और Ctrl+1 दोबारा दबाऊंगा तो ये वापस, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना है अगर, तो आप यहाँ देखिए और इसके ऊपर काम कीजिए फिर, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, इसको बोलते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब है यूवी स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको टेक्सचरिंग करनी है किसी चीज़ के ऊपर, और आपको ये जो वायर फ्रेम पूरा मोड है इसको आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाके टेक्सचर करना है, जैसे फोटोशॉप वगैरह में ले जाकर टेक्सचर करना है, तो हम इसका एक यूवी स्नैपशॉट लेते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट के लिए पहले ये एडिट मोड में अंदर था यहाँ कहीं, अभी ये इमेज में आ गया है यूवी स्नैपशॉट। लेकिन इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से ब्राउज़ कीजिए। मैं यहाँ से चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं स्नैपशॉट, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे कि आप कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हैं इसे, तो आप IFF, ठीक है, एलियस, BMP, जिप, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है, या आपका किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा है उसने बताया आपको कोई टिफ टारगा या किसी और चीज़, तो आप किसी में भी कर सकते हैं। तो मैं JPG नॉर्मल फॉर्मेट में, IFF सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। माया में अगर आप काम करें तो IFF हो गया या टिफ हो गया या टारगा हो गया, इन पे ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं हम, ठीक है। ये EXR फाइलों पे भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये तीन, क्योंकि बहुतों में क्या होता है कि अल्फ़ा का स्टोरेज की वैल्यू रखने का आपको सहूलियत मिलती है, ठीक है, वो JPG में नहीं मिलती है। तो वॉट ये कहानी किसी और दिन। यहाँ से हमने JPG सेलेक्ट कर लिया। अब ये साइज़ बताएंगे आप, ठीक है। अब ये 2K चल रहा है, 1K का मतलब होता है 1024, तो 1024 का डबल होता है 2084। ऐसे ही आपको 2K 4K जितना भी चाहिए आप इंक्रीज़ कर सकते हैं,
ठीक है। तो मैं इसको 2 पे ही छोड़ देता हूँ वापस से, ठीक है। इसका एस्पेक्ट रेशियो मैंने लॉक कर दिया ताकि रेशियो मेंटेन कर सके। एंटी एलियस स्मूथनेस के लिए रख दिया मैंने। एजेस से कलर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी आप करेंगे वो आप कौन से कलर में रखना चाहते हैं। तो मैं इसको वाइट ही छोड़ देता हूँ। वाइट में मैं थोड़ा सा और वाइट कर देता हूँ बस, ठीक है। बाकी और ये सेटिंग करनी तो आप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अप्लाई एंड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं चेक करूँगा तो ये है हमारा UV IFF, ठीक है ना। तो ये स्नैपशॉट हमारा यहाँ पर आ गया। मैंने इसे JPG में सेव किया था, JPG में सेव नहीं हुआ, ये देखो फिर से IFF आ गया। JPG में रखूँगा सेम, अप्लाई एंड क्लोज, तो अब मैं यहाँ से JPG में दिख जाएगा मुझे, ये देखिए, ठीक है। सिंगल को सेलेक्ट किया था, सिंगल दिख रहा था, सबको सेलेक्ट कर लूँगा तो सारे के सारे दिखेंगे मुझे, ठीक है। ओवरराइट, नाउ डबल क्लिक। अब आप इन पे जाके अपने हिसाब से टेक्सचरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो UV टूल किट हम कर रहे थे। UV टूल किट के अंदर कुछ पार्ट हमने कर लिए थे, ठीक है। और कुछ आगे देखते हैं हम जो कि रिलेटेड हैं आपके टेक्सचर से। टेक्सचर से रिलेटेड होने का मतलब क्या है? टेक्सचर से होने का रिलेटेड मतलब ये है कि यहाँ पर हम थे, ठीक है। मान लीजिए कि आपने आपके प्रोडक्ट पे कोई टेक्सचर लगाया, ठीक है। तो वो टेक्सचर कैसे दिखेगा आपको? पहले तो यहाँ आप कैसे टेक्सचर देंगे, यहाँ जाके हार्डवेयर टेक्सचरिंग ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कि मैंने अपने किसी भी एक मॉडल पर टेक्सचर लगाया। तो जो सबसे पहला पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये टेक्सचर को शो और हाइड करने के लिए आपने क्या टेक्सचर लगाया हुआ है आप वो देख सकते हैं। इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर आप अपना टेक्सचर देखना चाहते हैं तो आप अपने बॉडी पे या अपने प्रॉप पे या अपने ऑब्जेक्ट पे टेक्सचर देख सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर था चेकर, ठीक है। इस चेकर को भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं। और अगर आपने खुद का लगाया हुआ है तो आप खुद का भी ऑन ऑफ करके टेक्सचर देख सकते हैं, ठीक है। नाउ तीसरी कहानी क्या है कि टेक्सचर आपने देखा अपना, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। नाउ अब यहाँ पर कहानी क्या है? ये कहानी है कि आपके टेक्सचर्स, अब आपको अगर टेक्सचरिंग आपने करी होगी, नहीं करी होगी तो हम फ्यूचर में टेक्सचरिंग का पार्ट ज़रूर आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या होता है कि अगर आपने टेक्सचर करा होता तो टेक्सचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कलर है, ट्रांसपेरेंसी है, एम्बियंट है, ठीक है। जहाँ जहाँ ये चेकर बॉक्स बने होते हैं वहाँ वहाँ आप अपने मर्जी से टेक्सचर भी लगा सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर कलर पे लगा रखा है, बम्प मैप पे लगा रखा है, रिफ्लेक्टिविटी पे लगा रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे लगा रखा है। तो ये कुछ जगह पे हैं जहाँ पे मैंने टेक्सचर्स को लगा रखा है ना। अब ये सारी टेक्सचर जो आपने यूज़ किए हुए, देखिए यहाँ पर आपको टेक्सचर दिखाएगा। ये रिफ्लेक्शन का टेक्सचर है, ठीक है, ये कलर वाला टेक्सचर है, ये बेसिक, ये बम्प वाला टेक्सचर है। तो सारे के सारे आप इस स्टैकिंग पैनल में देख सकते हैं। सारे टेक्सचर, जितने भी ये टेक्सचर आप लगाएंगे वो सारे टेक्सचर यहाँ विजिबल हो जाएंगे। तो आप एक एक करके वो सारे टेक्सचर देख सकते हैं अगर आप चाहें देखना तो। सेम कंडीशन है कि आपको टेक्सचर को ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा फर्स्ट वाले पार्ट को। उसके बाद और क्या है यहाँ पर RBG और अल्फ़ा का पार्ट है। तो अगर आपके सिस्टम में RBG या अल्फ़ा है तो आप अल्फ़ा भी देख सकते हैं और RBG भी शो कर सकते हैं ना। यहाँ पर क्या है, ये जो आपको मान लीजिए कि UVs आप ट्राई कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पिक्चर का जो वो है ओपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे करना है, इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, और ओपेसिटी को कम ज़्यादा कीजिए। फिर आपकी सेल्स और ये ट्रांसपेरेंसी है वो कम होने के कारण इनकी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इनको उतना रख सकते हैं जितना आपको देखने में विजिबिलिटी मिलती रहे, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद हमारे पास ये क्या है, अब देखिए अगर मैं इसको जूम करता हूँ, काफ़ी जूम करूँ जरा, देखिए, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये क्या है, ये है कि स्मूथिंग करता है, मतलब ये बेसिकली एंटी एलियस है। एंटी एलियसिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें जितनी क्रिस्प दिखती हैं क्रिस्प दिखेंगी, ब्लरी दिखेंगी, ये देखिए, ठीक है। तो एंटी एलियसिंग ऑन करता है। एंटी एलियसिंग हमेशा चीज़ों को स्मूथ करके दिखाता है, तो ब्लरनेस वो हमेशा दिखाएगा आपको, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये बहुत ही, तो आप देख सकते हैं
कि आप ये काम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं अपने क्रिसमस को, और एंटी एलिजिंग ऑन कर दीजिए तो ये आपको दिखाता रहेगा वो पार्ट। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आप क्लिक करके देखेंगे आप ये बेकिंग वाला पार्ट है। बेक का मतलब क्या होता है कि टेक्सचर जो होते हैं वो होते हैं लिंक्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने टेक्सचर लगाया हुआ है तो ये मैंने कहीं से लिंक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपका वहीं पर बेक हो जाता है। बेकिंग का मतलब है कि ये इसी फाइल का पार्ट बन के रह जाएगा। लिंकिंग का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका टेक्सचर जो है वो बेक हो जाएगा। बेक होने के बाद वो फाइल का पार्ट ही बन के रह जाता है। तो ये वाला बेकिंग का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जितना हो सके मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मैं छोड़ रहा हूँ उसका मतलब है कि आप वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये पीएचडी है। पीएचडी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने किसी भी टेक्सचर के लिए पीएचडी फाइल बना रखी है, ठीक है। तो चलिए मैं एक पीएचडी फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पिक्चर के लिए एक पीएचडी फाइल बना रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये भी रेड कलर का टोन था इसमें, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर अपडेट करना है, ये देखिए। तो अगर ये अपडेट नहीं होता है तो आपको ये पीएचडी वाली फाइल को क्लिक करना है, और अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको सेव करना ज़रूरी है बस, ठीक है। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब है ये पीएचडी फाइल को अपडेट करने का पार्ट है, कि अगर आपकी पीएचडी फाइल है, कोई भी चेंज करते हैं वो चेंजेस यहाँ पर अपडेशन के लिए, ठीक है। फिर आपके पास एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं गामा। तो ये आपके पास है एडजस्टमेंट ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब आपकी जो फोटो दिख रही है, पीछे इमेज दिख रही है, आप इसको ब्राइट करना चाहते हैं तो देखिए आप ब्राइट करते हैं। आपको अगर लग रहा है कि कम दिख रही है या वो दिख रही है तो आप इसको ब्राइट कर सकते हैं। माइनस में जाएंगे तो अंधेरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्राइटनिंग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपके पास एक और चीज़ है, ठीक है, ये गामा है। गामा रियल ज़िंदगी में एक ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक से ज़्यादा करूँगा तो ब्राइटनेस दे सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर मैंने एक से कम कर दिया यानी कि 0 कर दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा, और 1 जो है वो जनरली हम रखते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमने देखा था इससे पहले वाली क्लास, पहले पार्ट में ये जो कॉन्सेप्ट था ये था हमारे पास सिलेक्शन, ये चीज़ें कैसे दिखती हैं। ये जो पार्ट है कि हमारा जो टेक्सचर है वो टेक्सचर का कैसे हम बिहेव उसका देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये ब्राइटनेस और गामा के लिए। और ये आपका कलर मैप है, इसमें आप रॉ कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको कलर प्रोफाइल दिखाएगा जैसा आप चूज़ करेंगे ना। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, अब चलते हैं अपने टूल किट की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ टूल किट आएगा आपके पास ना। अब टूल किट में देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला आपके पास वर्टेक्स सिलेक्शन है, ठीक है। शॉर्ट कमांड है F9। तो वर्टेक्स सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसके वर्टेक्स पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो मैं क्लिक कर रहा हूँ और एक क्लिक ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों से क्या हो रहा है, वर्टेक्स तो मार्क्यू सिलेक्शन है ये, ठीक है। और या तो मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे दो चीज़ें हैं, एक देखिए पिक और मार्क्यू सिलेक्शन है, और दूसरा ड्रैग है। ड्रैग में क्या होता है, ड्रैग में देखिए ब्रश बन जाता है। तो मैं क्लिक करके ब्रशिंग कर सकता हूँ, और ब्रशिंग करने से फिर मैं सिलेक्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो पिक, क्लिक एंड ड्रैग। तो पिक होता है ये, और ये होता है मार्क्यू, ठीक है। और इसको रबर बैंड सिलेक्शन भी हम कभी कभी बोल सकते हैं। और ड्रैग में आपके पास ये ब्रश बन जाएगा, ब्रश आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली आप इसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप मिलते हैं वर्टेक्स सिलेक्शन से, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एज सिलेक्शन। इसका F10 है शॉर्ट कमांड। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, वही सेम चीज़, ठीक है। ड्रैग सिलेक्शन से पेंट कर सकते हैं आप इसको। तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा आपके पास है फेस सिलेक्शन। फेस सिलेक्शन इसका शॉर्ट कमांड है F11। फेस सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये रहा ब्रशिंग से फेस सेलेक्ट, और पिक करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन ये आसान काम है। क्या है कि आप ढूंढने जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर चुनेंगे एक करके। यहाँ आपको सीधे यहाँ पर क्लिक बटन्स दे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए सीधा,
और सीधा ही काम पे लग जाइए। ठीक है, नाउ उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद है यूवी सिलेक्शंस। ठीक है, तो वर्टेक्स सिलेक्शन और यूवी सिलेक्शन में क्या फ़र्क है। यूवी से शॉर्ट कमांड है F12, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब मैं यूवी पिक कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सेम यूवी पिक किया मैंने, और ये देखिए एज, फेस, वर्टेक्स सब कुछ ठीक है, राइट क्लिक से मिल रहा है आपके पास। ठीक है, तो अभी तक हमने वर्टेक्स, एज और फेस देखा, ये यूवीज है। सेम सिलेक्शन कर सकते हैं हम इसके क्लिक एंड ड्रैग से और इससे भी। एंड नाउ इसके बाद का सिलेक्शन जो है वो है सेल सिलेक्शन, यानी यूवी सेल सिलेक्शन। इसको क्लिक कर दूंगा। अब यूवी सेल का मतलब क्या होता है कि मैं किसी एक चीज को पूरे का पूरा सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, पहले क्या था, क्लिक एंड ड्रैग करने पे मुझे एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्शन में आता था। अभी सेल से, यूवी सेल से क्या हो रहा है, पूरी की पूरी जो भी एक लिफ्टेड बॉडी है जो कि किसी से जुड़ी नहीं हुई है, वो पूरी की पूरी बॉडी को मैं एक साथ ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो अब वर्टेक्स है, एज है, फेस है, यूवीज एंड शेल है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों टूल करने के बाद सिलेक्शन टूल्स आते हैं। सिलेक्शन में हमने ये दो चीज़ों की बात कर ली। ये ट्वीक एंड मार्किव क्या होता है, ये कैसे ऑन होगा, ये तो ऑफ डिसेबल लग रहा है। तो हम इसमें से किसी भी टूल को लेंगे और कोई सेलेक्ट करेंगे कोई चीज़, ठीक है, और W प्रेस करेंगे। जैसे ही आप W प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब एक्चुअली में इसका करना क्या होता है, देखिए जैसे आप कोई भी शेल पे काम कर रहे हो, तो लेआउट पे आप काम कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ को मूव करना है, तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन टूल दबाएंगे W और इसको मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये दो पार्ट में सेलेक्ट, मतलब एक बार सेलेक्ट करूँगा और फिर मूव करूँगा। मान लीजिए कि आप ये नहीं करना चाहते हैं और जल्दी काम करना चाहते हैं और फास्ट एक ही क्लिक में काम करना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका नॉर्मल मतलब है कि आप क्लिक कीजिए बस, इसको इस्तेमाल करके और मूव कर सकते हैं आप। ट्वीक एंड ड्रैग मतलब ट्वीक एंड मार्क्यू में सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए, आपको मूव टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी टूलों में क्या होता है कि पहले आप सेलेक्ट करेंगे, आप मूव तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये टूल होगा, तो जब तक आप W प्रेस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो स्टेप से बचने के लिए ट्वीक का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ से क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आप लेआउटिंग को अपने हिसाब से नॉर्मलाइज कर पाते हैं, तो आपका काम थोड़ा सा जल्दी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है इन तीनों का मतलब। तो नाउ सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री में जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सेलेक्ट किया, आपने कुछ, ठीक है, और इसको मूव कर लिया, मान लीजिए कि आपने इसको मूव कर लिया। नाउ अब मुझे इसके सिमेट्री पार्ट को मूव यूज़ करना है, तो मैं यहाँ आके जिस भी सिमेट्री पे काम करना चाहता हूँ सिमेट्री पे काम करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे बताना होगा कि इसका मिड क्या है। जैसे ही मैं इसे मिड बताऊँगा ये दूसरे एरिया को पिक कर लेगा। देखिए, ठीक है, ये थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर है इसका, लेकिन यहाँ पे अनयूजुअल बिहेवियर है, लेकिन सिंपल क्या होता है कि जो भी आप क्लिक करेंगे, जिसका भी आप उसको XYZ एक्सेस देंगे, ठीक है, तो आपको जैसे ही ये पूछेगा तो जो आपको ये मिड पार्ट देगा, मिड पार्ट में आपको वही करना है। मिड पार्ट मतलब किसी चीज़ का मिड पार्ट, जिसकी वजह से वो दूसरे तरह के डायमेंशंस को भी है वो पिक कर सके। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। नाउ सिलेक्शन कंस्ट्रेंट है। सिलेक्शन कंस्ट्रेंट में क्या होता है, ये भी ऑफ है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर यूवी शेल दिया हुआ है। यूवी शेल का मतलब क्या है कि आप एक साथ ही सब, यूवी शेल हमने देखा था यहाँ पे भी था, एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल सेल्स को सेलेक्ट करना है तो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर, टेक्सचर बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे हूँ, एक्सेस पे, ये देखिए, तो ओनली बॉर्डर सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो आप ओनली बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बॉर्डर टेक्सचर्स में तीनों में से किसी का भी एजेस बॉर्डर सेलेक्ट करने हैं तो आप आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास, इसके अलावा आप यूवी लूप्स देख सकते हैं। ठीक है, लूप्स, ये देखिए लूप्स बना रहा है, रिंग्स बना रहा है। ठीक है, लूप्स हो गए, यहाँ रिंग्स हो गया आपके पास, एक डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पास ये सेलेक्ट ऑल, क्लियर, इन्वर्स का पार्ट है, जिसमें कि हम 3 अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, सबको क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई सिलेक्शन किया हुआ है तो आप वो सिलेक्शन को छोड़ देंगे
बाकी सब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्वर्ट सिलेक्शन भी आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ग्रो है आपके पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रिंक का सिलेक्शन है, यहाँ ग्रो सिलेक्शन है। तो श्रिंक सिलेक्शन, ग्रो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपने उसे सेलेक्ट करके बताया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और आप सिलेक्शन ग्रो करते हैं, तो आप देख सकते हैं आप सिलेक्शन ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप श्रिंक सिलेक्शन को श्रिंक भी कर सकते हैं। तो उसे आपको बताना है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। 2 सिलेक्शन के बाद आप सेम डायरेक्शन में ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। दूसरी पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है आपके पास श्रिंक सिलेक्शन और ग्रो सिलेक्शन। ये आपके पास अलॉन्ग विद लूप था, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। तो अब यहाँ क्या कर सकते हो आप? जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने उसे ये दे दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? श्रिंक सिलेक्शन और यहाँ करता हूँ ग्रो सिलेक्शन। तो आप बहुत जल्दी एक ही क्लिक में ही जो है सिलेक्शन से ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, पिनिंग। तो चलते हैं पिनिंग पे। पिनिंग क्या है? तो देखिए, पिनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ फेस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन पे काम ना करूँ, मतलब मैं कोई भी काम जो करूँ वो इन पर असर जो है इस पे ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा? मैं पिन कर दूँगा। ये देखिए, पिन करने से क्या हुआ? कुछ एरियाज जो हैं इसके ब्लू कलर के हो गए। ये देखिए, अब मान लीजिए कि आप देखिए इसको, अगर मैं, ठीक है, और जाता हूँ यहाँ पे और अनफोल्ड करूँ, अगर, सॉरी, ठीक है, और अगर मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ तो आपको थोड़ा पास करके दिखाता हूँ, जो है असर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी जगहों पे आपने असर देखा, और जो नीली जगहों मैंने कर रखी है वहाँ पर असर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ पे असर ना करना आसपास की चीज़ों पे, तो आप पिन करते हैं, ठीक है। मैं अनपिन ऑल करता हूँ या मैं अनपिन करता हूँ तो अनपिन हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल पिन टूल इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसको पोंछ सकता हूँ, ठीक है। फिर इसको मैं अनपिन ऑल कर सकता हूँ जो नहीं चाहिए मुझे। फिर मैं पिनिंग में टूल का इस्तेमाल कर लूँ, इन्वर्ट करूँगा तो उस एरिया को छोड़ के बाकी सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अनपिन ऑल करता हूँ मैं शेल सेलेक्ट करके, और किसी भी एक चीज़ को भी मैं, जैसा मैंने इसको पिक किया और ये पिन कर दिया, देखिए सारे का सारा ही पिन हो गया ये। अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो ये एरिया आपको दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से वो है, फ्रीज़ हो चुका है और बाकी सारे अनफ्रीज हैं। तो पिनिंग का मतलब फ्रीज करना होता है, और इसी में ये सारे टूल्स जो है काम आते हैं। पिन हो गया, अनपिन ऑल हो गया, पिन टूल का इस्तेमाल कर लीजिए, इन्वर्ट कर लीजिए, तो मैं अनपिन करके बाकी सब छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो पिनिंग से सीधा मतलब है फ्रीज करना और अनफ्रीज करना। सेलेक्ट बाय टाइप फिर से आ गया, ये देखिए यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले भी किया था ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बैक फेस है, ओवरलैपिंग है, फ्रंट फेस है, नॉन ओवरलैपिंग है, टेक्सचर बॉर्डर है, ठीक है, अनमैप्ड है। तो वही देखिए टेक्सचर बॉर्डर, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप टेक्सचर बॉर्डर्स को क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग देखते हैं। अब देखिए ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि ओवरलैप का मैं शिकार बना देता हूँ जानबूझ के, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रेस किया, ओके डन, तो मैं चलिए इसको जानबूझ के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराता हूँ, ये दोनों को, ठीक है। और मैं इसको फेस मोड में रखता हूँ, ठीक, और मैं ओवरलैप क्लिक करता हूँ, ये देखिए। तो जहाँ भी कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर होगी तो ओवरलैपिंग से आप, अब ये तो छोटा सा पार्ट है जिसमें बहुत सारे वो नहीं है, लेकिन आप कभी भी ओवरलैपिंग क्लिक करेंगे तो आपके पास ले जाए कि हाँ भाई इस जगह पे जो है ओवरलैपिंग का शिकार है आपका यूवीज, तो आप जाके इसे वापस से ठीक कर सकते हैं। तो वापस जाऊंगा मैं और वापस से इसे ठीक कर लूँगा ना। अब मैं प्रेस करूँगा ओवरलैपिंग तो कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं दिखाएगा मुझे, ठीक है। टेक्सचर बॉर्डर आ गया आपका, ये देखिए एक साथ में सबका टेक्सचर बॉर्डर क्लिक कर सकता हूँ। मान ली अब यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका टेक्सचर बॉर्डर क्लिक हुआ, तो अभी ये फेस सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी देखिए
मैं चाहता हूँ कि ये फेस सेलेक्ट हो, फिर ये कभी मतलब जब भी मैं चाहूँ तो वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाए। ये वर्टेक्स क्लिक किया तो मैंने कुछ और सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी सारे सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल प्रेस करके अगर क्लिक करेंगे किसी भी पार्ट पे तो आपके वो बॉर्डर्स जो हैं वो सब पे दिखाएगा। मान लीजिए कि आप नॉर्मल किया, बाहर क्लिक किया और इस पर क्लिक करके मैंने टेक्सचर बॉर्डर क्लिक कर दिया, देखिए टेक्सचर दिखा रहा है। लेकिन कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, फिर कंट्रोल प्रेस करके ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, कंट्रोल प्रेस करके आप चेंज ओवर कर सकते हैं वर्टेक्स एजेस और फेसेस के बीच में, वरना आपको हर बार क्लिक करके और फिर टेक्सचर बॉर्डर पर क्लिक करना पड़ेगा तो आपको दिखा देगा। लेकिन अगर क्लिक कर रखा है आपने तो कंट्रोल आपके लिए स्विच ओवर मोड बन जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक। तो ये है आपका एक ट्रिक वाला पार्ट, ठीक है। तो नॉन ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा तो वो भी नहीं दिखाएगा आपको। तो इस तरीके से आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बैक फेस की बात करता हूँ। अगर मैं बैक फेस में मान लीजिए कि मैं किसी भी एक चीज़ में, ठीक है, मेरे पास ये, और मॉडलिंग करते समय ये आम चीज़ है, आप मॉडलिंग करते समय आपको याद होगा कि आप रिवर्स ऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप रिवर्स ऑर्डर के शिकार होते हैं तो आपके पास अगर बैक फेस क्लिक करूँगा देखिए दिखाएगा आपको। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ये आपका रिवर्स है। तो यहाँ पर आप वापस जाएं और इसे ठीक कर लें। जैसे आप इसे ठीक करेंगे, ये वापस क्लिक करेंगे बैक फेस तो ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ों के लिए बना हुआ है सेलेक्ट बाय टाइप वाला पार्ट। और इसी के साथ एक और चीज़ है इसके अंदर, सॉफ्ट सिलेक्शन। तो सॉफ्ट सिलेक्शन में क्या होता है, सॉफ्ट सिलेक्शन में जैसे आप मॉडलिंग में यूज़ करते थे सॉफ्ट सिलेक्शन, आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको अगर थोड़ी चीज़ें एडिट करनी है और साथ में सॉफ्ट सिलेक्शन करना है तो इसको क्लिक करके क्लिक कर लीजिए, ठीक है। बी प्रेस करके होल्ड रखिए और लेफ्ट मिडिल माउस बटन को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि सिलेक्शन आपका कितना ऊपर और कितना नीचे जाए, कितने एरियाज़ को इफेक्ट करे। तो ये एक ट्रिक है, बी पकड़ के रखना है आपको और लेफ्ट माउस बटन से लेफ्ट एंड राइट कीजिए और आप अपने सिलेक्शंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो इससे भी आप काफ़ी सही तरीके से, मतलब अपने तरीके से जो है एडिटिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक बेसिक पैरामीटर सेटअप है सॉफ्ट सिलेक्शन का। ये हम मॉडलिंग में बहुत करते हैं, अगर आपको याद हो आपने मॉडलिंग करी हो तो वही सेम प्रोसीजर है और आप आसानी से सॉफ्ट सिलेक्शन करके चीज़ों पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस के लिए ये बना हुआ है। पिनिंग, सेलेक्ट बाय टाइप, सॉफ्ट सिलेक्शन के बाद चलते हैं ट्रांसफॉर्म मोड पे। अब ट्रांसफॉर्म मोड पे आपके पास देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चूज़ किया, कोई भी पार्ट एक चूज़ कर ले यहाँ से। और ट्रांसफॉर्म का मतलब हम जानते हैं मूव, रोटेट, स्केल, शेयर, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अभी जो मैंने पार्ट सेलेक्ट किया है उसका जो पाइवट पॉइंट है या पिवट पॉइंट है आपका, ठीक है, आप इसको पिवट बोलिए, पाइवट बोलिए, वो है सेंटर में, ठीक है। तब होता क्या है कि जैसे ही मैं चाहूँ कि इसका पिवट या पाइवट जो है मैं इसको अपनी मर्जी से कहीं भी रख लूँ तो आप देख सकते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका कोई फ़ायदा है? हाँ, इसका फ़ायदा है। अगर मैं इस मोड में रहता हूँ, ठीक है, और बड़ा छोटा करता हूँ तो ये सेंटर से होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस मोड में हूँ और फिर बड़ा छोटा करता हूँ तो देखिए आप एक सिलेक्शन एरिया में रहता है, कॉर्नर में रहता हूँ, फिर इसको करता हूँ तो ये देखिए। तो ये कब काम आता है? मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं हैं, ठीक है, बहुत यहाँ एज पे हूँ एकदम, इसको मैंने लेआउट कर रखा है, ठीक है। और अगर मैं इसके सेंटर के बीच में हूँ और फिर मैं इसको सेंटर के बीच से स्केल करने जाऊँगा तो क्या होगा, ये साइड में भी चला जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि ये इस वाली लाइन को क्रॉस करे ना। उस वाली सिचुएशन में मैं वापस जाऊँगा इधर और जब मैं इसको करूँगा तो ये देखिए वो आपकी बेस लाइन को नहीं क्रॉस करेगा और जब भी आप इसको स्केल करेंगे तो ये आपके साथ बेहतर रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाइवट पॉइंट सेट कर सकते हैं अपने एरिया में ना। तो सिलेक्शन में वापस आते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पे। नाउ यहाँ पर देखिए रीसेट कर सकता हूँ मैं वैल्यूज़ को वापस से, और यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। क्या एडिट करना है मुझे एडिट करना है अपने हिसाब से।
तो आप अपने हिसाब से अपने इस पार्ट को पिक करके कहीं भी रखते हैं। मैनुअल काम करना है तो ठीक है, मैनुअल काम करना है तो ये काम आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद वापस से आप नॉर्मल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से वापस से आप नॉर्मल जहाँ से भी आप चाहते हैं वहाँ से इसका पाइवोट सेट करके और इसको मूव रोटेट स्केल उसके नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद अब देखो यूवी एरियाज भी हैं। यूवी एरियाज क्या होते हैं? अब देखिए ये पूरा पार्ट यूवी का है। यहाँ सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या एरिया सेलेक्ट कर रखा, मतलब जिस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्शन माना जाएगा। और यूवी अगर मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो क्या माना जाएगा? यूवी सेलेक्ट कर लूँगा तो ये एरिया माना जाएगा। ये 1:1 का जो रेशियो होता है ये यूवी का पार्ट होता है। तो अगर मैं यूवी सेलेक्ट करके करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो अब आप किसी भी चीज़ को मूव रोटेट स्केल कुछ करना चाहेंगे और यूवी बता देंगे उसको, तो वो देखिए उसी जगह से करना शुरू कर देगा आपका गेम। देख रहे हैं? तो सिलेक्शन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, यूवीज इस पूरे 1/1 के इस रेशियो प्रोपोर्शन के साथ, ये दोनों काम करेगा। ठीक है, एडिट पाइवट मैंने बता ही दिया कि अपनी मर्जी से आपको अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी चलाइए और जैसा भी आप करेंगे फिर वो आपकी मर्जी के हिसाब से भी काम कर सकता है, और नहीं तो वापस चले जाइए और नॉर्मल हो जाइए। रीसेट करना है तो रीसेट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और है कि ये रीसेट सिर्फ इस वैल्यू के लिए, मान लीजिए कि आपने बहुत सारा कुछ गड़बड़ कर दिया काम करते करते, या मैं इतना सारा कुछ किया, कहीं आपने ऑन छोड़ दिया, कुछ ऑफ छोड़ दिया है, वो आपको लग रहा है कुछ मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, कोई सही तरीके से बिहेवियर नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप ये यूवी टूल किट के नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ जाके आप पूरी के पूरी यूवी टूल किट पैनल को जो है क्लिक कर दीजिए, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारा सेटअप जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा क्या है यहाँ पे? पाइवोट के अलावा आपके पास मूव है। मूव में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया इसको मूव करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे क्लिक करता हूँ, तो मैं सारे ऑप्शंस अपने आप ही, मतलब अगर मैं मैनुअली नहीं करना चाहता ये काम तो आप इससे आप काम करते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग पोजीशन सेटअप्स हैं, देख रहे हैं? तो यहाँ पर मैं पॉइंट कम मात्रा में पोजिशनिंग करना चाहता हूँ, ज़्यादा मात्रा में करता हूँ, या बहुत ही कम मात्रा में करना चाहता हूँ, बहुत प्रिसाइज होना चाहता हूँ, तो ये सारी ऑप्शंस जो है यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ठीक है, ऑन ऑफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये बिहेवियर सेटअप के लिए आप कहीं भी मूव कराना चाहें, आप डायगनल हो, लेफ़्ट राइट हो, ठीक है, तो ये कहानी आप आसानी से कर पाते हैं। आप अपनी मर्जी से भी इसमें डाल सकते हैं, नंबर्स वगैरह आप डालना चाहें तो। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कम ज़्यादा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम मूवमेंट, मिड मूवमेंट और मिनिमम मूवमेंट, इससे आपको बहुत आसानी से इसको मूव करने का मौका मिल जाएगा। और बाकी आपके पास मैनुअल मूवमेंट के लिए तो ये है ही, ये आप आसानी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब टूल ऑप्शन को देखते हैं। टूल ऑप्शन में क्या है, हमने यहाँ तक देख लिया है। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है टूल ऑप्शन। और टूल ऑप्शंस में जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक चीज़ है, लेट्स सी कि मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है या ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शंस में मुझे रोटेशन की वैल्यू चाहिए। तो जनरली तो मैं रोटेट वैल्यू को कर ही सकता हूँ, मैं किसी भी डायरेक्शन में रोटेट वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रोटेशन चाहते हैं, जैसे कि 90 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ इसमें स्पेसिफिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 90 है, देखिए। तो अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो आप 90 डिग्री रोटेशन पे जा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डायरेक्टली आप इनमें से कोई भी एक स्नैपिंग पार्ट डाल दीजिए और रोटेट करेंगे तो उतने ही डिग्री में आप रोटेट हो जाएंगे एज इट इज़, जैसे ही आपने डिग्री चूज़ किया।
दूसरा यहाँ पर स्नैप स्टेप्स है। मान लीजिए कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 15 डिग्री है। अब मैं अगर इसको घुमाता हूँ तो आप 15 डिग्री पे स्नैप होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिए, जैसे मैंने 45 डिग्री ले लिया, ठीक। और अब मैं इसको रोटेट करूँगा अगर, तो ये सीधा 15 डिग्री पे, मतलब सॉरी 45 डिग्री पे स्नैप मारेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल मैं इसको बंद कर लेता हूँ। उसके बाद आता है आपके पास स्केल का फॉर्मेशन सेटअप, ठीक है। अब स्केल के फॉर्मेशन सेटअप में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 4 लिखा हुआ है। 2 और 4 का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास स्केल का सेटअप है और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कितना टाइम्स, ये है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल। तो जो अभी है उसका 2 गुना या 4 गुना, ठीक है। तो अभी ये जैसे मैं चाहूँ कि किसी एक स्टेटस पे इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे वी पे करना चाहता हूँ तो मैंने 2 गुना बढ़ा दिया, वी को स्ट्रेच हो गया, ठीक है। मैं यू को करना चाहता हूँ तो मैं यू को बढ़ा दूंगा 2 गुना, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यूनिफॉर्म स्केलिंग हो, दोनों साइड से बढ़े, तो मैं इसको दोनों को सेलेक्ट करके और क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स, और अगर आपने 4 टाइम चूज़ किया है तो आप 4 गुना इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर से यहाँ पर आपके पास वही सेम ऑप्शन है, स्टेप स्नैप्स कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप स्नैपिंग का ऑन कर लेंगे तो फिर आप नंबर से इतना, मतलब कि डिग्री जैसे आपने यहाँ पर स्नैप्स किए थे, कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास है ये भी एक अच्छा था, प्रिवेंट नेगेटिव स्केलिंग। अब क्या मतलब होता है इस प्रिवेंट नेगेटिव स्केलिंग का? मान लीजिए कि आपने पिक किया वर्टेक्स, और मेरे को ये वर्टेक्स जो है ये क्या करना है, स्केल करना है। या मैंने यूवीज पिक किए, मुझे यूवीज स्केल करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी यूवी जो है अलाइन नहीं है लाइन में, ठीक है। तो मैंने स्केल लिया और ये देखिए, ठीक है, ये आके यहाँ ऐसा फंस जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने प्रिवेंट नेगेटिव स्केलिंग को चेक कर रखा है। मान लीजिए कि अनचेक रहेगा तो देखो क्या होगा, तो ये किसी भी डायरेक्शन में जाके रुकता नहीं है, ठीक है। तो मैं इसी को, अगर मैं देख रहे हैं आप, ये अनचेक है अभी, जब आप स्केल करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को जो है ओबे नहीं करेगा, या उसको ठीक से मानेगा नहीं, उसकी जो भी मनवाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो मनवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप रिस्पेक्ट कराने के लिए इसको प्रिवेंट नेगेटिव स्पेसिंग को ऑन करेंगे। देखिए क्या होता है, अब ये एक स्टेटस पे जाके फंस जाएगा। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक स्टेटस पे जाके यहाँ पर रुक गया, ठीक है। इससे पहले ये दोनों डायरेक्शन में फॉलो कर रहा था। तो ये एक अच्छा पार्ट है जिससे कि आप इसको यूज़ करके दोनों डायरेक्शन में जाने से बच सकते हैं और स्केलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये प्रिसाइज तरीके से हो, ठीक है। फ्लिप का मतलब क्या होता है? फ्लिप का मतलब सिंपल है कि जिस भी डायरेक्शन में है, अगर आप उस डायरेक्शन में फ्लिप करने जाते हैं, उल्टी डायरेक्शन में, मिरर ऑप्शन टाइप यू एंड वी दोनों है, ठीक है, तो आप फ्लिप कर सकते हैं। ये रोटेशन से भी कर रहे थे, लेकिन रोटेशन में आपको बार बार क्लिक करना पड़ता। यहाँ से सीधा ही राइट एंड लेफ्ट क्लिक है आपके पास, यू एंड एक्स एक्सेस में, दोनों क्लिक एक बार नहीं हो सकते, ठीक है। आप सिंगल पार्ट में ही इसे करेंगे। नाउ तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे स्टेटस पड़े हुए हैं आपके इधर, ठीक है, और अब आप, तो ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टेक्सचर डेंसिटी। टेक्सचर डेंसिटी हमने पिछले बहुत सारी चीज़ों में पढ़ी, आपको समझ में आई होगी बेसिक कॉन्सेप्ट टेक्सचर डेंसिटी का। यहाँ पर ये टेक्सचर डेंसिटी क्या करता है, तो चलिए यहाँ से इसका चेकर बॉक्स ऑन करते हैं, ठीक। अब यहाँ से चेकर बॉक्स ऑन करके देखते हैं कि क्या है कहानी का ट्विस्ट। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि बॉडी में आप देख सकते हैं चेकर, ठीक है, और खोपड़ी का चेकर में थोड़ा सा टेक्सचर डेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिए, अगर इसको हम ज़बरदस्ती छोटा बड़ा करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, या फिर मैं छोटा कर देता हूँ इसको, इतना छोटा रखते हैं इसको। नाउ क्या दिख रहा है वो आपको यहाँ दिख रहा है टेक्सचर डेंसिटी का बेसिक सेटअप। क्या सेटअप है कि बॉडी में चेकर्स जो हैं वो अलग साइज के दिख रहे हैं, और फेस में और नेक एरिया पे अलग साइज के दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे टेक्सचर डेंसिटी दोनों में बराबर करेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ये करते फिर रहे, मतलब काम करते हुए आए हैं, तो ये सेटअप करना जरूरी होता है कि टेक्सचर डेंसिटी का फैलाव जो हो वो सब जगह नॉर्मल हो, ठीक है। तो अब ये करना सबसे आसान हो जाता है जब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये है, चेक कीजिए ज़रा टेक्सचर डेंसिटी,
ठीक है। अब इस बॉडी पार्ट का टेक्सटाइल डेंसिटी है, तो यहाँ से हम करते हैं गेट। तो हमने इसकी टेक्सटाइल डेंसिटी पिक कर ली और खोपड़ी की टेक्सटाइल डेंसिटी में जाया करते हैं सेट। तो क्या किया उसने, जो इसकी टेक्सटाइल डेंसिटी का एरिया था उस टेक्सटाइल डेंसिटी को उसमें फिक्स कर दिया ना। अगर अब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि अब आप नॉर्मली सही फैलाव पे हैं, दोनों का टेक्सटाइल डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के चीज़ों में फंसें तो आप एक दूसरे से दूसरे उसमें टेक्सटाइल डेंसिटी को ट्रांसफ़र करके उनका साइज़ और प्रोपोर्शन जो है वो बराबर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। मैं फिर से पिक करता हूँ टेक्सटाइल डेंसिटी गेट, और मुझे यहाँ पे पिक करना है तो सेट, देख सकते हैं आप, ये बराबर हो गया। फिर टेक्सटाइल डेंसिटी को पिक करता हूँ यहाँ से, और नाउ दूसरे वाले को, दूसरा वाला ये नहीं है, ये हाथ है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, एंड सेट, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी, सर और जो आपका फेस है, ठीक है ना, सबका टेक्सटाइल डेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो रखा है। तो इस तरीके से जो है आप टेक्सटाइल डेंसिटी को सब जगह सेम कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा पार्ट है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं ताकि हम बैलेंस्ड वे में काम कर सकें। डन, समझ गए आप। तो नाउ हम क्रिएट की बात करने वाले थे। क्रिएट में क्या क्या मिलेगा आपको, तो ये क्रिएट का एक बेसिक फंक्शन है। अब तक हम जो पढ़ते आए कि हम बताते हैं कि जितना आप मैनुअली कर सकें मैनुअली कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सिस्टम ने आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप ज़्यादा आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास शेप कैसा है। तो जैसे ये शेप है आपके पास, ठीक है, इस शेप में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलेंडर भी है, ठीक है, और एक अजीब सा भी शेप है नीचे, आप देखेंगे थोड़ा सा क्यूबॉइड शेप भी है। ठीक है, फिर आपके पास स्फेरिकल शेप भी है। तो एक बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बॉडी जैसी कोई चीज़ नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शेप से बिलोंग करती हैं, कुछ पास पास रहती हैं, तो उसके लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ऑटोमेटिक मैपिंग में क्या करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमने खाली अपने मॉडल को पिक करना है और यहाँ से ऑटोमेटिक मैपिंग करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसी ऑटोमेटिक मैपिंग के अंदर आपको यहाँ तक दिखाऊं तो यहाँ इसने 6 पार्ट्स खोल रखे हैं। आप टोटल 12 पार्ट तक खोल सकते हैं। ठीक है, आप 12 पार्ट तक खोल देंगे तो ये देखिए कितने सारे हो जाएंगे। कम खोलेंगे तो कम होंगे, तो डिपेंड्स कि आप क्या खोलें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 पे रहता है, तो मैं इसे 6 पे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ठीक, अब ये खुलने के बाद देखिए इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इसने खोल कर रख दी हैं। तो वापस से आप समेटिए कि कौन कौन सी चीज़ें आप वापस करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को वैसे रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम ऑटोमेटिक मैपिंग में ये काम करते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे शेप्स खोल सकते हैं। ये कभी कभी बहुत जंबल हो जाता है, जैसे आपने देखा कि बहुत छोटे छोटे पार्ट भी खोल दिए हैं, इन्हें इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी चीज़ है जिससे आप ऑटोमेटिक मैपिंग का हिसाब किताब देख सकें। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऑटोमेटिक मैपिंग में ये खोला, ठीक है, ये मेरे लिए देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कैसा खुला हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी को ऑटोमेटिक मैपिंग के थ्रू खोल दूँ तो ये देखिए, तो मेरे पास 6 अलग अलग पार्ट थे, तो 6 डब्बे उसने खोल दिए मेरे इस चीज़ के लिए। तो कभी कभी चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन वही बात है कि डिपेंड्स कि आपके पास किस तरह की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है सिलेंड्रिकल। अब फिर से वही बात कि मैं इस पूरे पार्ट को सिलेंड्रिकल नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ है ना। तो मैं कुछ पार्ट्स को अलग कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास वो दिख रहे हैं, इसके पैर हैं या फिर, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने एज सेलेक्ट किए ये वाले और यहाँ से एज सेलेक्ट किए ये वाले। ठीक है, मैंने यहाँ कट लगा दिया। अब यहाँ से मुझे देखना था कि अच्छा यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया था। ना कोई बात नहीं है, ये मेरा खुल गया है शेल, मैं इसको अनफोल्ड कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से चीज़ों को अलग अलग करके शेप के अकॉर्डिंग खोलने से ज़्यादा जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं
और उसमें आपको थोड़ा सा और सहूलियत मिलने लगता है। ठीक है, बाकी अगर आपके पास सिलेंडर है तो आपको सिलेंडर को खोलना जो है आसान पड़ेगा। यहाँ से आप सिलेंडर पिक करते हैं, सिलेंड्रिकल मैपिंग में आप देख सकते हैं 2 चीज़ें ले रखी गई हैं। तो अगर मैं बीच वाली चीज़ को चुन के और सिलेंड्रिकल कर देता हूँ तो आप देखिए कितना आसान हो जाता है आपके लिए चीज़ों को खोलना। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट और चीज़ें खुल जाएंगी। ऊपर वालों को हम प्लेनर से खोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, हमारे पास स्फेरिकल पार्ट भी है। अब स्फेरिकल पार्ट मैंने देखा था कि यहाँ कुछ स्फेरिकल पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि मैं इसका सर खोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे चुनने पड़ेंगे चीज़ें। ठीक है, यहाँ से पिक किया मैंने और यहाँ से मैंने स्फेरिकल खोल दिया और आपके पास ये स्फेरिकल मैपिंग है, आप देख सकते हैं। इसको अनफोल्ड कर दिया हमने। अब कुछ चीज़ें आपको देखिए, ये जब वापस से हम इसको जोड़ देंगे और वापस से अनफोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितनी आसानी से कुछ चीज़ें कितने बढ़िया मिली हमें, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा पार्ट हो जैसे कि नॉर्मल ही कोई इस तरह की चीज़ हो, स्फेरिकल आइटम हो, है ना, इसे खोलना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्फेरिकल खुल गया, अनफोल्ड कर दिया हमने। ठीक है, ये जो थोड़ी सी ऊपर से स्ट्रेचनेस दिख रही है आपको, ये ख़त्म हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले पार्ट्स को जो है, ठीक है, इनको यहाँ से कट कर लो और वैसे ये नीचे वालों को भी कट कर लो। तो फिर इन्हें आपस में अनफोल्ड करो, इनको अनफोल्ड करो और ये जो छोड़ा गया पार्ट है इनको भी अनफोल्ड करो। देख सकते हैं आप कैसा हो गया का। तो वापस से इनको लाके जोड़ा जा सकता है। कैसे, इस सारा नहीं जोड़ना है मुझे। क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे क्या होता है, ये ऐसा नहीं खोलेंगे तो ये स्ट्रेचनेस जो है हो जाएगा आपके लिए बहुत ही। तो यहाँ जाके मैं वापस से इसको करता हूँ स्टिच टुगेदर भी कर सकता हूँ और यहाँ से मूव एंड स्वीव, ये देखिए। ठीक है, ऐसे ही सेम कहानी यहाँ करनी है हमने। ठीक है, यहाँ से ही मैं मूव एंड स्वीव करता हूँ और एक बार इसे वापस से अनफोल्ड कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप कैसे खुल गए बाहर। तो अब ये आपके पास स्ट्रेचनेस जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी और ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के शेप हो या किसी भी तरह का कोई पार्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, फ़र्क पड़ेगा जब आप इसको खोलेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसका भी कैमरा बेस्ड है। कैमरा बेस्ड भी बहुत बार काम को आसान करने के लिए बनाया जाता है। कैमरा बेस्ड का फंडा क्या होता है बेसिकली कि जो भी चीज़ आपको कैमरे के फ्रंट मतलब कि खोलनी है उसको आप कैमरा कुछ ऐसा सेट कीजिए, ठीक है, और सेलेक्ट कीजिए। तो ये मुझे खोलना है।
नाउ मैंने सेलेक्ट कर लिया कैमरा बेस्ड, ये देखिए। अब इससे आप अपने सीम और ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह से काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैमरा बेस्ड में आपको बस ये ज़रूरी होता है कि आप कैमरे का कोई भी पार्ट जब भी आपको रखना है तो कैमरे के पास रखिए। कैमरे में वो कैसा दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आपका पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल बेस्ड है। नॉर्मल बेस्ड में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। और ये कॉन्टूर स्ट्रेचेस प्लेनर में आपके पास आसान है। प्लेनर क्या है, अगर प्लेन ऑब्जेक्ट्स हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको प्लेनर का इस्तेमाल करना है। कई बार मुझे ऐसा भी होता है कि हम लोग प्लेनर में, जैसे मान लीजिए कि मैं फेस पे कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि फ्रंट फेस का इतना पार्ट जो है खोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर नाउ प्लेनर, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मैं प्लेनर पे यूज़ करता हूँ तो प्लेनर के कुछ नियम कानून है। क्या नियम कानून है, अगर मैं प्लेनर में जाऊँगा तो मुझे दिखेगा प्लेनर में कि मैं कौन से एक्सेस में खोलना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन यही काम आप यहाँ के प्लेनर में जब खोलते हैं तो राइट क्लिक से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राइट क्लिक करूँगा, ये देखिए, तो मैंने राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और मिडिल माउस बटन, ये तीनों क्लिक से जो है आप, मैं लेफ़्ट माउस बटन, ये देखिए टॉप व्यू दिखा रहा है, लेफ़्ट माउस बटन और मिडिल माउस बटन, देख रहे हैं आप। ये तीनों पे अलग अलग काम होते हैं, एक्स वाई जी। और जब मैं इसको होवर करूँगा यहाँ पर तो भी आपको दिखेगा, ये देखिए, MMB प्रोजेक्ट यूज़, वाई एक्सेस, RMB राइट माउस बटन, ठीक है। और शिफ्ट प्लस LMB ऑप्शन है एक और, ठीक है। तो आप यहाँ पर यहाँ से या तो शिफ्ट दबा के लेफ्ट माउस बटन ऑप्शन, तो शिफ्ट दबा के लेफ्ट माउस बटन ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा तो क्या खोलेगा, ये वही ऑप्शन पैनल खोल देगा आपके लिए, जिसमें से आप XYZ चूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट कमांड के लिए ये आसान है। यहाँ से इसे खोल देता हूँ मैं और अनफोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए। तो प्लेनर जब भी आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो उसे एज इट इज़ प्लेन करने की कोशिश करेगा। अब ये रखिए या फिर बॉक्सेस वगैरह या कोई प्लेन आइटम होगा उस पर भी ये करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कट एंड सीव वाला पार्ट। तो कट एंड सीव में आपके पास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, और आप इनमें से किसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ये चूज़ कर लिया पूरा, ठीक है। अब इसके साथ सबसे पहले कट। तो कट में मैं क्या करता हूँ कि मैं चूज़ कर सकता हूँ अपने ये एंड कट लगा सकता हूँ, ये देखिए। तो सीम आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। या मैं इसको चूज़ कर लूँ, वन पेज चूज़ कर लूँ मैं, ठीक है। यहाँ से कट कर सकता हूँ मैं इसे, ये देखिए कट हो गया वो, ये अलग सीम बन गई। अब यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं कट टूल से भी कट करता हूँ। क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, ये देखिए ये कटना शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं। ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जाके इसे काट लें। ऐसे ही आप सीव करेंगे तो सीव करने में क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सीव कर सकता हूँ। कट और सीव का मतलब हो गया, कट टूल से आप कट करेंगे तो कट हो जाएगा और सीव टूल से आप सीव। अब जैसे ये कटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये पार्ट कटे हुए हैं, इस पार्ट कटे हुए को मैं इस टूल से जो है वो सिल सकता हूँ। ये बी प्रेस कीजिए, बी प्रेस करने से ये छोटा बड़ा हो सकता है और फिर आप इसे सिल लीजिए, देखिए। तो टूल दोनों हैं वो काटने और सिलने के लिए, ये आप कर सकते हैं ना। अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि एक स्टिक टुगेदर भी है। ये स्टिच टुगेदर क्या करता है, मान लीजिए कि आपने ठीक है, तो मैंने इसको काट के यहाँ से अलग कर लिया ना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सीव में और स्टिच टुगेदर में क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए कि हमने चुने ये, ठीक है, और हम इसको सीव किया। तो सीव किया से क्या किया, इसने स्ट्रेचनेस आ गई इसके अंदर है, ऊपर से खींच के इससे नीचे से खींचा इसको। लेकिन यही काम अगर आप स्टिच टुगेदर से करेंगे तो क्या करता है,
वो उस एरिया को नीचे खींच के स्ट्रेचनेस जो है वो ख़त्म कर देता है। तो ये जो चीज़ है ये है सबसे आसान चीज़ आपके लिए जो हम कट और स्यूज़ के टूल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, जब चलते हैं अनफोल्ड पे। अनफोल्ड में क्या होता है, अब जैसे कि हम कोई भी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं अगर, ठीक है, तो हमने देखा कि हम हर बार क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसको अनफोल्ड करना ज़रूरी होता है। अनफोल्ड का एक सिंपल सा मतलब है कि हम उसको फ्लैटन कर लेते हैं। जितना आप फ्लैट करेंगे चीज़ों को उतना वो, तो मान लीजिए कि ये है हमारे पास और इसके अंदर हम इसको अनफोल्ड करते हैं। ये देखिए खुल गया अपना, इसको अनफोल्ड करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को आप अनफोल्ड करेंगे वो फ्लैटन होने की कोशिश करेगा और हमारा यही मेन मकसद होता है। इसके अलावा एक ऑप्टिमाइज पार्ट है। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमाइज भी अनफोल्ड की जैसे ही काम करता है। तो पहले हमें हमेशा अनफोल्ड करना चाहिए, उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज इसको और जो है वो बेहतर कर देता है। ये देखिए, तो पहले हमेशा अनफोल्ड कीजिए और उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए। तो ये हमारे पास ऑप्टिमाइज़ और अनफोल्ड के टूल्स भी हैं। मान लीजिए कि आपने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है तो मैंने टूल लिया, ये देखिए, ब्रश को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम चुन लेते हैं इसको, फिर ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ये देखिए। वैसे ही अनफोल्ड का भी टूल है, ये देखिए। तो पहले हमेशा अनफोल्ड कीजिए और फिर उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए, तो वो फ्लैटन करने की कोशिश करेगा। प्रपोर्शन शेम रखने के लिए यूज़ होता है ऑप्टिमाइज़ और किसी भी चीज़ को फ्लैटन करने के लिए अनफोल्ड। तो ऑप्टिमाइज़ कोशिश करता है कि प्रपोर्शन जो है उसका मैं बरकरार रखूं। अनफोल्ड अलॉन्ग विद यू एंड वी, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो मान लीजिए कि आपने, मुझे इसे यू में खोलना है, ठीक है, अनफोल्ड करना है यू, ये देखिए यू डायरेक्शन में खुल गया। मुझे इसको वी डायरेक्शन में खोलना है। फिर आपके पास स्ट्रेट एंड यूवी है। स्ट्रेट एंड यूवी का मतलब क्या होता है, अब ये जो कर्वीनेस है ये मुझे नहीं चाहिए होती है, तो ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेटन करते हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ये। हमारी यही स्ट्रेटन हमारे पास क्या होता है, यू एंड वी अलग अलग होता है। तो देखिए यू में स्ट्रेटन करना है, ये देखिए, अलॉन्ग विद वी स्ट्रेटन करना है मुझे, ठीक है, और दोनों के साथ करना है मुझे। तो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर कि कैसे सिनेरियो के पास आपके यूवीज जो है बिल्कुल स्ट्रेट करता है। ये बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता है कि हमें अनफोल्ड करने के बाद जितना स्ट्रेट रहेगा यूवी उतना अच्छा हमारा टेक्सचर लगेगा। फिर हमारे पास ये स्ट्रेटन सेल, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपने कोई एक एज पिक करी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एज पिक करी। मैं चाहता हूँ कि इस एज के थ्रू जो है ये मेरा सिस्टम स्ट्रेटन हो जाए। तो इसने इसको स्ट्रेट कर दिया और इसी एज के थ्रू जो है बाकी सारी चीज़ें भी हो गई। तो ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। तो एक्स और वाई दोनों में आप ये स्ट्रेटन सेल वाला पार्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे काम आएंगी। नेक्स्ट है हमारा, वो है अलाइन एंड स्नैप। तो नाउ वी कैन स्टार्ट अलाइन एंड स्नैप। अलाइन एंड स्नैप का क्या मतलब है, क्यों यूज़ करते हैं ये लोग। तो अलाइन एंड स्नैप में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ये सब रखा हुआ है, ठीक है, तो हमें पहली तो ये कहानी होती है कि हमें 1:1 के रेशियो में से सबको रखना पड़ता है। मान लीजिए कि मैंने इसको 1:1 के रेशियो में रखने के लिए क्या करना है, लेआउट कर दूंगा, तो देखिए सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये देखने में प्रोफेशनल लगता है। प्रोफेशनल इन द सेंस कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए मैं इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अब मैं जो है अलाइन स्नैप पे जाता हूँ और ये डिस्ट्रीब्यूशन और अलाइनमेंट के लिए है, ठीक है, राइट लेफ्ट बॉटम, ये देखिए। तो इसे मुझे नीचे कहाँ अलाइन करना है वो मुझे तय करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, तो अब देखिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइन हो जाता है। ये देखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगता है और एज टू एज बिल्कुल सही हो जाता है। तो अलाइनमेंट जो है वो कुछ ऐसी तरह से काम करती है, जैसे ये वाला भी है, इसको ही मुझे नीचे की तरफ अलाइन करना है, ठीक है ना। ये दोनों है भाई, ये भी मुझे नीचे की तरफ अलाइन चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं मैक्सिमम यूसेज कर दूंगा एरिया का। बाकी मुझे लग रहा है कि ये साइड वाले हैं, जैसे 1 2 एंड 3, ठीक है, मुझे ये इधर कॉर्नर में चाहिए सारे, ये दोनों, ये देखिए
इसी तरह से मुझे इधर वाले सारे कॉर्नर में चाहिए। ठीक है, तो अलाइनमेंट इज नॉर्मली कि आप चीज़ों को सही जगह पर रखें और वो सही जगह पे आपको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये छोड़ के भाग गया। तो एक कहानी में ट्विस्ट क्या होता है कि हम जब भी अलाइनमेंट करते हैं तो अलाइनमेंट सबसे टॉप वाले को ही चुनता है। तो मैं इन सबको नीचे कर दूंगा, ठीक है, उस लाइन से नीचे बस। नाउ अब अलाइन करूंगा इसको, ठीक है। तो ये जितना रहेगा वो उतने पर रहेगा। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा प्रोफेशनल लुक देने के लिए अलाइनमेंट वगैरह करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि कहाँ रखना है हमें प्रोफेशनली। अगर हम किसी एक चीज़ को कहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, जगह हमारे पास ठीक ठाक है, तो हम पर्टिकुलर चीज़ को कहीं भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये इसी को 1:1 के रेशियो को चुनता है। जैसे मैंने इसको सेंटर में रखना है, ये देखिए, हाँ, तो मुझे इसको सेंटर में रखना है या राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर रखना है, तो ये देखिए, तो बिल्कुल सही जगह पे ये आपकी स्पेसिंग करके जाके चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि स्नैप टुगेदर कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपके पास ये दो सिमिलर ऑप्शन है, देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन है ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लेआउट करना चाहता हूँ, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले तो इसके लिए इसे फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो जाए। और दूसरा फिर मुझे क्या करना पड़ता है स्नैप टुगेदर के लिए, कि मुझे इनके सेम वर्टेक्स पिक करना है। जैसे मैंने ये वर्टेक्स पिक किया, मैं यूवी पे, सॉरी, तो मैंने इसका एक यूवी पिक किया ये वाला, और सेम यूवी मैंने शिफ्ट दबा के पिक कर लिया ये वाला। नाउ अब मैं करता हूँ स्नैप टुगेदर, ठीक है। तब देखिए क्या होगा, एग्जैक्टली ये इसके ऊपर है, देखा क्या आप, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो इससे क्या होता है, स्टैकिंग ऑर्डर काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है करना। जैसे देखिए ये हमारे पास ये है, ठीक है। मैं वापस से इसको एक बार फ्लिप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक, ये हो गया और ये हो गया। तो ये बिल्कुल ये इसके सही डायरेक्शन में आ गया। लेकिन अब मुझे स्नैप करना है, तो मैं जाऊँगा और इसके सेम, मैं इसके सेम को पिक करूंगा और करूंगा स्नैप टुगेदर। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली आपके एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर लोकेशन पे आ गया, ठीक है। तो ये है आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके नीचे एक और है स्नैप एंड स्टैक। मान लीजिए कि आप कुछ सिमिलर चीज़ें आपके पास हैं, एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर मैं मान के चलूँ इसको कि ये कुछ सिमिलर चीज़ें आपके पास हैं, तो मैं इनको स्नैप टुगेदर, देखिए ये एक दूसरे के ऊपर जो है इनको रखने की कोशिश करता है। अगर ये बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर देगा इसको, ठीक है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें हुई और आपको स्नैप करना है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं स्नैप एंड स्टैक के लिए। तो सेलेक्ट एंड स्नैप एंड स्टैक, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर उनको करने के लिए ट्राई करेंगे, बस चीज़ें जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैच ग्रिड भी एक पार्ट है। मैच ग्रिड में क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें होती हैं उसको, ये जो ग्रिड्स की लाइंस हैं उनसे स्नैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन ये इस चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद मैच यूवीज़ है, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या करना है कि मैच यूवीज़ के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक काम किया था, जिसमें जैसे मान लीजिए ये थे हमारे पास, ठीक है, दो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं हमारे पास। मान लीजिए कि जब भी आप ये कुछ काम कर रहे हैं और किसी भी कारणवश, ठीक है, इसके एजेस और इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और ये कुछ गड़बड़ हो गई है। ना आओ अब इन गड़बड़ों को ठीक कैसे करना है, तो वापस चलते हैं। तो सबसे पहले आप यूवी पिक कीजिए, ये यूवी पिक कीजिए, दोनों को स्नैप टुगेदर कीजिए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर देखेगा आपको, फिर आप यूवीज़ लीजिए, तो ये वाले यूवीज़ को लीजिए और कीजिए मैच यूवीज़, और इस वाले को लीजिए और कीजिए मैच यूवीज़।
तो आप उसके बाद देख सकते हैं। उसके बाद दोनों जब हो जाएंगे तो उसका जो आप वो है क्या बोलते हैं टोपोलॉजी है, उसको आप बाद में भी ठीक कर सकते हैं। मतलब ये अच्छा टूल है कि अगर किसी कारणवश आपके एजेस एंड वर्टेक्स थोड़े से भी इधर उधर हो गए और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं कर रहे हैं, टॉप ऑन द पार्ट नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा टूल है कि आप यूज़ कर लें इसको और इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मलाइज मैंने एक क्लास में आपको करके भी दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ भी बताता हूँ आपको कि नॉर्मलाइज क्या यूज़ है। तो नॉर्मलाइज में करते क्या है, नॉर्मलाइज थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, तो इसको हम पहले देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास, मैं एक छोटा सा आइटम ले रहा हूँ, बड़ा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मलाइज करूँ तो क्या होगा, ये एक्चुअली रिपीटेबल चीज़ें करने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन देखिए ये काम कैसे करता है। काम करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको यूज़ किया, मतलब क्लिक किया और किया नॉर्मलाइज। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये 1:1 के रेशियो में अपने आप को फैला लेता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो जितने भी एक एक आपके वो थे शेल्स, ठीक है ना, एक एक शेल्स यानी एक एक पॉलीगन थे, उसको ये खोल के मतलब इसने स्क्वायरिश शेप में कर दिया है। नाउ अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको अनस्टैक करूँगा। ये लास्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर एक अनस्टैक शेल है, ये देखिए। तो वो जितना भी पार्ट था वो सारा अनस्टैक हो गया, तो वो जैसे भी खुला था। फिर इसका यूज़ कैसे करना होता है, हम इसके एजेस को आपस में जो है वो सीव कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके हिसाब से फिर हम एक हमारे पास जस्टिफाइड बिल्कुल प्लेन मिल जाता है, जो बिल्कुल आपके एज टू एज आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। तो रिपीटेबल काम करने के लिए काफ़ी काम आते हैं ये, और ज़्यादातर मैकेनिकल चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने जो इससे करके दिखाया था शायद वो पाइप था, ठीक है, तो आप पीछे देखेंगे किसी भी इसमें, तो मैंने एक पाइप खोली है जिसमें इसका इस्तेमाल मैंने किया होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को बिल्कुल फ्लैट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ अब हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, अरेंज एंड लेआउट। तो देखते हैं अरेंज एंड लेआउट कैसे काम करते हैं। तो देखते हैं कि अरेंज एंड लेआउट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास है ओरिएंट शेल। ओरिएंट शेल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, कोई भी एक चीज़ हुई, अब इसको फुल्ली वर्टिकल या फुल्ली हॉरिजेंटल हमें करना है, 90 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए, ये जिस डायरेक्शन में भी होगा उस डायरेक्शन में आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा देगा। मतलब कि अगर ये लग रहा हो कि हल्का सा भी वो था, मतलब मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर गया मैं, ठीक है, और मैंने इसको हल्का सा, अब ये पूरी तरीके से तो वो नहीं है, लेकिन अगर मैं करूँगा तो देखिए बिल्कुल, तो जिस डायरेक्शन में अलाइन होगा ये उसी डायरेक्शन में आपको बदल देगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, लेकिन बिल्कुल 180 डिग्री या 90 डिग्री के स्नैप करके आपको ये दे देगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा पार्ट है। ओरिएंट टू एज, ये क्या होता है? ओरिएंट टू एज में आपको दिखाऊं अगर मैं, तो मान लीजिए कि ये सारे का सारा एक बिहेवियर सेटअप है। मैं चाहता हूँ कि इस बिहेवियर सेटअप में किसी एक, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये, ठीक है ना, ये मैं स्ट्रेट लाइन खोजता हूँ, मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग मेरा ये पूरा शेल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाए, तो मैं इसको क्लिक करके और इसको क्लिक करूँ, देखिए तो ये अपनी जगह पर नहीं मुड़ेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टू सारी चीज़ें जो है मूव कर जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा पार्ट है जिसमें हम आसानी से किसी भी पार्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी एक एज या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एज के थ्रू, ताकि मेरा पूरा शेल जो है अकॉर्डिंग टू दिस मूव बिहेव करे। इसके अलावा है स्टैक शेल, जैसे हमने पीछे भी किया था एक बार, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये अलग अलग शेल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि चारों को चारों एक साथ स्टैक हो जाए, तो ये स्टैक हो जाएंगे, अनस्टैक हो जाए तो अनस्टैक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टैकिंग अनस्टैकिंग का पार्ट, ठीक है। स्टैक एंड ओरिएंटेशन में क्या होगा, स्टैक एंड ओरिएंटेशन, जैसे हमने स्टैक और ओरिएंटेशन किया था, मान लीजिए कि हम ये पकड़ते हैं,
हमने पहले भी किया था ये, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ें एक साथ करेगा, स्टैकिंग भी करेगा और ओरिएंटेशन भी ठीक करने की कोशिश करेगा। देखिए तो ये स्टैक ओरिएंटेशन है, अगर सिमिलर चीज़ें हैं तो आसानी से एक दूसरे पर स्टैकिंग भी हो जाएंगी और ओरिएंटेशन भी जो है उसका वो सेम करने की कोशिश करेगा। ये देखिए ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्टैक सिमिलर। स्टैक सिमिलर में देखिए क्या होता है, जो बिल्कुल सही वाली चीज़ें होती हैं, अगर स्टैक सिमिलर करूँगा तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। इससे पहले जो हमने किया था कि हम पहले एक चुनते थे और फिर उसके बाद करते थे, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके। गैदर शेल, गैदर शेल का मतलब क्या होता है कि आप सबको सेलेक्ट कीजिए और गैदर शेल कर दीजिए, ये जो है सबको इकट्ठा कर देगा। ठीक है, गैदर कर देगा आपके लिए। और फिर आपके पास ये रेंडमाइज सेल है। रेंडमाइज सेल का मतलब क्या होता है कि कैसा ये चाहते हैं, आपको अलग अलग तरीके दिखाता रहेगा, जो भी आपको पसंद आए आप उसको इसमें पिक कर लीजिए। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपको यहाँ पर मेजरमेंट चाहिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप मेजरमेंट करेंगे उनके आपको मैप साइज, टीवी डिस्टेंस, वी डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी करने के लिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। लेआउटिंग, लेआउटिंग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउसेज में लेआउटिंग को जो है हम मानते हैं कि ये सब कुछ जो है, जो भी आपका यूवी खुला हुआ है वो 1:1 के रेशो में। गैदर शेल ने इनको एक के ऊपर लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अभी भी 1:1 के रेशो से बाहर थे। लेआउट जो है वो सबको 1:1 के रेशो में रखेगा और अंदर बिल्कुल रखेगा। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्शन हम शुरू करते हैं तो ये स्टार्टिंग फेज होता है, लेकिन ये एंड फेज नहीं होता। एंड फेज क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी जगह है खाली जो कि इसको यूजेबल बना रही हैं। तो शुरू तो हम कर लेते हैं इससे, लेकिन एंड करते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज़ का सही इस्तेमाल होके ये बिल्कुल सही डायमेंशंस में लग सकता है। ठीक है, अलॉन्ग विद वाई एंड यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को चुन के अलॉन्ग विद वाई एंड यू। ठीक है, तो शेल्स पिक कीजिए और जा सकते हैं आप। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कुछ ऐसे काम करता है। तो मैं इसको करता हूँ ये। नाउ ये पूरा टूल किट जो है हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, मोटा माटी हमने इसको बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शन से देख लिया है। होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये बहुत डिटेलिंग में नहीं था, बट उतना कि आपको एक बेसिक सामान्य ज्ञान हो जाए, आप इसे डर न लगे। यूवी से बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है। ये मेरे इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा है, वो बेचारे इसको बहुत ही सीरियसली लेते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो डरते हैं पता नहीं क्या ही कौन से समंदर में घुस गए हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इसको यूज़ कीजिए, बार बार करते रहिए। ठीक है, अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। बहुत यूज़फुल चीज़ है, बिना इसके आप मॉडलिंग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, टेक्सचर आपके अच्छे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये है तो छोटा सा पार्ट, लेकिन होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। तो ये यूवी का जो पूरा यात्रा रही आपके साथ, ये बहुत ही अच्छी रही। आगे आने वाले क्लासेस में हम कुछ नई चीज़ों के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।